हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे हैं। प्रीवियसली हमने 8 वीडियोस देख लिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अब ये जो वीडियो रहेगा हमारा 9th पार्ट रहेगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, प्रेशर के बारे में देखा, कैसे प्रेशर डेप्थ के साथ वेरी करता है, पास्कल लॉ के बारे में देखा, पास्कल लॉ के एप्लीकेशन के बारे में देखा, और एकदम प्रीवियस वीडियो में हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा कि सरफेस टेंशन क्या होती है। एक लिक्विड का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा रिएक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ, यदि हम एक कोई इमेजिनरी लाइन ले लें, उसमें क्या होती है? टेंसाइल फोर्स लगती है। हमने इसके बारे में पूरी चीज डिटेल में देखी कि कैसे जो लिक्विड का सरफेस रहता है वो उसमें नेट फोर्स एक्ट होते रहती है, जो डाउनवर्ड एक्ट होते रहती है। इसलिए लिक्विड का सरफेस क्या होता है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। ये सब चीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखी और सरफेस टेंशन के बारे में हमने एकदम अच्छे से पढ़ा। अब हम क्या करेंगे? अपने लेक्चर में आगे बढ़ेंगे 9th पार्ट में अपने, और इसमें हम क्या देखेंगे? जनरली सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो हम इस वीडियो में शुरू करेंगे, वो होगा सरफेस एनर्जी, जो सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड रहता है पूरा, कि लिक्विड के हम फ्री सरफेस में उसकी एनर्जी के ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में, कि कैसे हम किसी लिक्विड को कंटेनर में फिल करते हैं तो वो कंटेनर के साथ कैसा एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से देखने मिलती है जब कैपिलरी एक्शन आता है। तो फिर नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शंस के बारे में। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे प्रेशर डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं लिक्विड बबल के अंदर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर, सोप बबल के अंदर। ये सब चीजें क्या रहेगी? आगे का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज वाला हमारा लेक्चर रहेगा 9th पार्ट। चैनल में नए हैं तो आप बिल्कुल चैनल के वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा क्या है? कंटेंट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था प्रीवियसली? हमने सरफेस टेंशन के बारे में पूरी चीज पढ़ ली थी। सरफेस टेंशन तक हमने पूरा कवर कर लिया था और ऊपर वाला पोर्शन हमने पूरा पढ़ लिया है। अब ये आज के वीडियो में हम क्या करेंगे? सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट और कैपिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकंड किसका मतलब सेकंड टॉपिक किसका पोर्शन रहता है? ये सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का पोर्शन रहता है। ऊपर वाला पोर्शन पूरा हाइड्रोस्टैटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। जब फ्लूइड रुका हुआ रहेगा तो उसके ऊपर का एनालिसिस। फिर थर्ड वाला टॉपिक जो हमारा शुरू होगा जब हम कैपिलरिटी के बारे में पूरा एंड कर देंगे, तो फिर हमारा शुरू होगा फ्लूइड डायनामिक्स का हिस्सा। जब फ्लूइड फ्लो करने लग जाएगा तब उस पर कैसे कंडीशन होगी, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होगी, ये सब चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने सरफेस टेंशन पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्या होता है एकदम अच्छे से। प्रीवियस वीडियो, एक पूरा वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सरफेस एनर्जी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले पूरी थ्योरेटिकल चीजों को एकदम लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हुए चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सरफेस एनर्जी। ये क्या रहता है? पूरा सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड रहता है। ठीक है, शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑलवेज हैज टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। फ्री सरफेस जो होता है लिक्विड का, उसकी हमेशा टेंडेंसी होती है कैसे? कॉन्ट्रैक्ट करने की। एंड पोजेस मिनिमम सरफेस एरिया। वो क्या करता है? मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि जैसे भी आप बूंद गिरते हुए दिखते होंगे, बारिश की बूंदे देखते होंगे, तो वो स्फीरिकल रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड का जो मतलब उसका जो सरफेस रहता है, उसके पूरे सरफेस में क्या रहती है? सरफेस टेंशन एक्ट करते रहती है। तो वो क्या करता है? अपनी टेंसाइल फोर्स के कारण आपस के मॉलिक्यूल्स में वो क्या करता है? मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। और एक स्फीयर का एरिया क्या होता है? एकदम मिनिमम होता है बाकी सब चीजों के मुकाबले। तो इसलिए क्या करता है कि लिक्विड जो सरफेस है वो क्या करता है? हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या करता है? मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होगा? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स के बारे में बात किया था, तो आपस के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स होती है कोहेसिव फोर्स, जिसको हम कोहेजन बोलते हैं। कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होते हैं? हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं एकदम अच्छे से। यदि वो मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे सॉलिड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो लिक्विड की कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी तो वो अपने मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखेंगे। तो जिस भी कंटेनर में डालेंगे सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे? वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है लिक्विड। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, यदि हम चाहते हैं कि उसका सरफेस एरिया बढ़ाए, मतलब हम चाहते हैं कि लिक्विड को थोड़ा फैलाएं, ऑफ द लिक्विड
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों? कांस्टेंट टेम्परेचर में इसलिए क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में ये चीज देख चुके हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यदि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वो ऑलरेडी फैलने लग जाएगा, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ना धीरे धीरे उनकी फोर्स कम होती जाएगी एक दूसरे को पकड़ने की। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि हम चाहें कि लिक्विड का हम सरफेस थोड़ा फैलाएं, मतलब उसको हम थोड़ा स्ट्रेच कर पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर। वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, यदि हम चाहते हैं कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क डन, जो हम वर्क उसके ऊपर करेंगे, इज स्टोर्ड इन द सरफेस फिल्म ऑफ द लिक्विड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क हम करेंगे उसको स्ट्रेच करने के लिए, उसके सरफेस एरिया को फैलाने के लिए, वो वर्क क्या होगा? उसमें स्टोर्ड हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे हम छोड़ देंगे वो वापस क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा अपने पोजीशन पे। तो जो भी हम वर्क करेंगे उसके सरफेस फिल्म में, उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, वो वर्क डन क्या हो जाएगा? उसमें सेव हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। सेम एक स्प्रिंग जैसे, स्प्रिंग को हम दबाएंगे तो उसके अंदर क्या हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे हम छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। तो एक एग्जांपल से स्प्रिंग से हम समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट, दिस पोटेंशियल एनर्जी, इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम पर यूनिट एरिया, दिस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो इसी एनर्जी को, जो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन करने के कारण लिक्विड के सरफेस में स्टोर्ड हो जा रही है, उसी को यदि हम पर यूनिट एरिया देखें तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस एनर्जी बोलेंगे। पर यूनिट एरिया को याद रखिएगा, क्योंकि इसी से क्या होता है, आगे जाके आपको सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में इसी से कंफ्यूजन होगा। मगर यदि आपका ये चीज क्लियर है तो आपको नहीं कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि सरफेस एनर्जी क्या होती है, उसी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। हेंस सरफेस एनर्जी मे बी डिफाइंड एज, सरफेस एनर्जी को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना अमाउंट हम उसमें वर्क डन कर रहे हैं इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस बाय यूनिटी। कितना वर्क डन हम उससे में कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया को थोड़ा सा फैलाने के लिए। ठीक है, और कितना? यूनिट सरफेस एरिया, मतलब यूनिटी में। ठीक है, सर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस बाय यूनिटी, यूनिटी से बढ़ाने के लिए। तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी? वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? सरफेस एनर्जी का रिलेशन हो जाता है कि जितना वर्क डन हम कर रहे हैं डिवाइड बाय उसका एरिया। अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल्स को होती है। क्यों जूल्स होती है? क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल्स होता है। और इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो नीचे क्या है? एरिया का टर्म है, तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एनर्जी की यूनिट क्या हो जाती है? जूल्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन, कि हम उसका, यदि हम उसका लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच करना चाहते हैं तो उसमें हमें वर्क डन करना पड़ेगा। उसको स्ट्रेच करने के लिए कोहेसिव फोर्सेस के अपोजिट में हमें वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क हम करेंगे वो उसी में सेव हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे उसी पोटेंशियल एनर्जी को यदि हम पर यूनिट एरिया देखें, छोटे छोटे उसके यूनिट एरिया में देखें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम रिलेशन देखते हैं कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या हो जाती है? हमारे सरफेस एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो रिलेशन देखेंगे हम किसके बीच में? सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में। फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर, हम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS, PQRS। हियर वायर QR इज मूवेबल। यहां पे जो ये वायर है QR, ये क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। और हमने क्या किया? एक फ्रेम बनाया है। ये तीन हिस्सा क्या है? उसमें फिक्स्ड है, और ये जो वायर है इसको हम क्या करेंगे? मूव करेंगे थोड़ा सा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके ऊपर हम पहले फिल्म बनाएंगे एक फ्लूइड की। ठीक है, द फिल्म मूवेबल। ठीक है, अ सोप फिल्म इज फाउंड ऑन दी फ्रेम। हमें क्या करेंगे? एक सोप की, जैसे हमारा साबुन जैसी हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक प्रकार का झाग बनता है। तो उसकी हम क्या करेंगे? एक फिल्म बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर जैसे हम एक फिल्म बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम? द फिल्म पुल्स द मूवेबल वायर QR इनवर्ड्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। जैसे हम इसके ऊपर फिल्म बनाएंगे तो फिल्म क्या करेगी? फिल्म के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और लिक्विड भी है, तो हर लिक्विड में कोहेसिव फोर्सेस तो होती ही है, मतलब एक दूसरे मॉलिक्यूल्स की फोर्स जो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर मैं यदि फिल्म बनाता हूं एक ठो, यदि मैं उसके ऊपर क्या किया? एक बबल की ऐसे फिल्म बना दिया यहां पे, तो ये फिल्म क्या करेगी? इसको
कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। ये एक फिल्म बना दी हमने सोप की, सिंपल इसको आप देख सकते हैं जैसे हम वो एक तो सोप बबल वाला आता है जिससे हम बैलून मतलब बबल्स बनाते हैं उसके एयर में, सेम वैसी चीज। तो इसके ऊपर हम क्या कर दिए, एक तो फिल्म बना दिए, ठीक है, फिल्म बन गई। अब ये फिल्म क्या करेगी, इस पूरे जो फ्रेम है इसको क्या करेगी, खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की, और इसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उसकी कोहेसिव फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो हर तरफ से फिल्म क्या करेगी, वापस मिनिमम सरफेस एरिया गेन करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी, ठीक है। और हम ये तीनों चीज को देख चुके हैं कि जो ऊपर के जो पी क्यू पी एस और आर एस वायर क्या है, ये तो मूव नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ये जो क्यू आर वायर है बस यही मूवेबल है, तो इसको क्या करेगी, वो अंदर पुल करने की कोशिश करेगी। यही पुल किसके कारण होगा, एक प्रकार से सरफेस टेंशन के ही कारण होगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस के कारण ही रिस्पॉन्सिबल होती है सरफेस टेंशन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम यहां पे सरफेस टेंशन की फोर्स देखें तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी हमारी, फोर्स बाई लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट यहां पे हम क्या लेंगे, 2L यूज करेंगे। 2L इसलिए क्योंकि यहां पे क्या होगा, दो एजेस मेन रहेगी। सरफेस टेंशन क्या होती है हमारी, फोर्स बाय लेंथ, और इस बार हम क्या यूज करेंगे, एफ डैश से डिनोट कर रहे हैं सरफेस टेंशन को, और डिवाइड बाय 2L। ऐसा इसलिए हम लेंगे, दो यहां पे लेंथ क्यों लेंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि क्या होती है, फोर्स बाय लेंथ होती है। तो यहां पे दो लेंथ इसलिए लेंगे हम कि वो दो सरफेस एरिया फॉर्म करता है, एक इसके भी और एक इसके पीछे भी। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, लिक्विड की यदि यहां पे फिल्म बनी हुई है PQRS के ऊपर, तो वो क्या करेगी, हर तरफ से उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेगी, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगी। यदि मैं ये वाली लेंथ देता हूं तो यहां पे भी ऐसे फोर्स लगेगी, इसमें भी ऐसे, तो ये दोनों को हम एक मान लेते हैं और ये दोनों को एक मान लेते हैं। तो कुल मिला के कितनी लेंथ होगी जहां पे सरफेस टेंशन एक्ट करेगी, तो दो लेंथ में वो एक्ट करेगी, इसलिए हम क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। जब हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम एक इमेजिनरी लाइन लिए थे, एक लाइन लिए थे और उसमें एक टेंशन फोर्स लगाए थे हम, तो यहां पे क्या होगा, दो लेंथ लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, फोर्स बाई 2L, ओके। और यहां पे हम सरफेस टेंशन की फोर्स को F डैश से डिनोट करेंगे, जो वो लिक्विड फिल्म लगा रही, क्योंकि हम जो फोर्स लगाएंगे उसको हम F से डिनोट करेंगे। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन को यदि मैं S से डिनोट करूं तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा S इंटू 2L, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप समझ में आया। आगे स्टेप देखते हैं, इफ QR is moved through a distance Z by an external force F, ठीक है, वेरी स्लोली, यदि हम क्या करेंगे, QR जो है, जो मूवेबल जो उसमें वायर है, यदि हम उसको क्या करेंगे, एक डिस्टेंस Z तक मूव करते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, देन सम वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा हमें इस फोर्स के अगेंस्ट में। देखते हैं डायग्राम में, ओरिजिनली क्या कर रहा है, ये इसको ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। हम क्या कर रहे हैं, वो जो स्ट्रेचिंग वाली फोर्स है वो कौन सी रहेगी, स्ट्रेच वाली फोर्स कौन सी है, 2SL, मतलब वो कौन सी, सरफेस टेंशन फोर्स है, जिसको हम नॉर्मल F डैश से डिनोट किए। ये वाली फोर्स, ये किसके कारण आ रही है, सरफेस टेंशन के कारण आ रही है, जो क्या है हमारी F डैश। हम क्या करेंगे, Q को Q डैश R डैश तक थोड़ा सा मूव करेंगे। कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं हम, Z डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, और हम कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं इसकी सरफेस फिल्म को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन कितना होगा, हम क्या कर रहे हैं, बाहरी वर्क कर रहे हैं, मतलब बाहर से उसमें वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगी हमारी, जितना सरफेस टेंशन उसको खींच रही है उसी के अपोजिट हम वर्क करेंगे, तो सरफेस टेंशन वाली फोर्स, ठीक है, क्योंकि उतनी मैग्नीट्यूड की हमें क्या करनी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो S इंटू 2L क्या हो गई हमारी फोर्स, कितना डिस्टेंस हम मूव किए, Z डिस्टेंस मूव किए, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि F डैश क्या होगा, F के बराबर होगा, जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो जस्ट सेम होगी मैग्नीट्यूड में, किससे, जो सरफेस टेंशन फोर्स है उसके, ठीक है। तभी यहां पे क्या है, F और 2SL है, यहां पे सरफेस टेंशन और लेंथ। तो जितनी ये सरफेस टेंशन इस वायर को अंदर खींचेगा, हम उतनी फोर्स लगा के थोड़ा सा क्या किए, Z डिस्टेंस हम बढ़ा दिए। तो यहां पे जो सोप की जो हम फिल्म बनाए वो क्या हो जाएगी, हल्की सी स्ट्रेच हो जाएगी, और उसमें क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हम उसके ऊपर वर्क डन कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म, अब यदि हम इन फिल्म के सरफेस एरिया के बारे में देखें कि वो कितना इंक्रीज हुआ है, एज सोप फिल्म हैज टू साइड, यहां पे क्या है उसका दो साइड है, तो कितना हो जाएगा 2L इंटू जेड हो जाएगा, एक उसके सामने वाला साइड और एक पीछे वाला भी उसका सरफेस होगा, इसलिए दो साइड बोलते हैं हम उसके, तो वो क्या हो जाएगा 2L इंटू जेड, ये क्या हो जाएगा जितना एरिया इंक्रीज हुआ, जेड डिस्टेंस से एरिया इंक्रीज हुआ था और लेंथ हम 2L ले रहे हैं तो इसलिए 2L लेंगे, ये Z डिस्टेंस से इंक्रीज हुआ, दोनों साइड के बारे में देखें तो ऐसे समझ सकते हैं यहां हम पीछे वाला सरफेस लेंगे तो इसी कारण क्या हो रहा है 2L देंगे, तो इतना एरिया क्या हो जा रहा है हमारा इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा कितना एरिया इंक्रीज हुआ वो चीज हमने देख ली। फिर उसके बाद अब यदि हम सरफेस एनर्जी निकालें तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई सरफेस एरिया, वर्क डन हमारा क्या आया है 2S2LZ, ठीक है, यही हमारा वर्क डन है S2LZ, तो S2LZ हमारा वर्क डन हो गया। सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है 2LZ, ये वाला हमारा इतना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, L इंटू Z तो इंक्रीज होगा ही, दोनों तरफ के सरफेस है तो 2L इंटू Z इंक्रीज होगा, कैंसल आउट कर देंगे तो 2LZ क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो किसके बराबर आएगा वो सरफेस टेंशन के बराबर आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सो वैल्यू ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूमेरिकली इक्वल होती है सरफेस टेंशन के लिए। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम पर यूनिट एरिया एज्यूम कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। यदि हम सरफेस टेंशन का नॉर्मल फॉर्मूला देखें तो सरफेस टेंशन का भी फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एनर्जी बाई सरफेस एरिया होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला होता है, सरफेस एनर्जी बाई सरफेस एरिया। अब यदि यहां पे मैं यूनिट्स देखूं तो जूल्स क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और यहां पे नीचे क्या है मीटर स्क्वायर है, तो यहां से क्या होगा मीटर और स्क्वायर कट जाएगा, मतलब न्यूटन मीटर आई सरफेस टेंशन की यूनिट। और दूसरा एक और सरफेस टेंशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है, तो देखिए दोनों चीज सेम आ रही है। तो सरफेस एनर्जी भी यहां पे क्या हो जा रही है, सरफेस टेंशन के बराबर हो जा रही है, बट हम पर यूनिट एरिया के लिए ले रहे हैं इसलिए बराबर हो रही है वो, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि सरफेस एनर्जी क्या होगी, न्यूमेरिकली इक्वल होगी किसके, सरफेस टेंशन के ही बराबर होगी एक प्रकार से, ठीक है। ये चीज पूछता है एग्जाम में कि प्रूव करो कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम सरफेस टेंशन को मेजर कर सकते हैं किसी लिक्विड की, कि कोई लिक्विड है और हम जानना चाहते हैं कि उसकी सरफेस टेंशन कैसी है, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, कितनी है सरफेस टेंशन, तो मेजरिंग दी सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली एज शोन इन द फिगर। हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से शोन कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे। यहां पे क्या लिया है हमने, एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हम क्या कर देंगे, जिस लिक्विड की सरफेस टेंशन हमें जाननी है उसको हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा, एक प्रकार का हिंज लगे रहेगा और ये दोनों चीजें क्या है, कनेक्टेड है। पहले क्या होगा, ये ग्लास प्लेट ऊपर रहेगी, वाटर से कांटेक्ट में नहीं रहेगी। हम क्या करेंगे, ये कंटेनर को हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे और ये ग्लास से वाटर के लेवल को टच कराएंगे। ये जो ग्लास प्लेट है इससे वाटर के लेवल को हम क्या करेंगे, टच कराएंगे। जैसे ही हम टच करेंगे, लिक्विड क्या करेगा, सरफेस टेंशन के कारण ना उसको खींचने लग जाएगा। कैसे, क्योंकि इसके सरफेस में, इसकी लेंथ में भी क्या लगने लग जाएगी, टेंशन फोर्स लगने लग जाएगी। और एक और प्रॉपर्टी होती है किसी लिक्विड की, एडहेसिव फोर्स, जो दूसरे आपस के मॉलिक्यूल्स को ना छोड़ के दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स होती है। एडहेसिव फोर्स मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स। तो हर लिक्विड की कुछ एडहेसिव फोर्स, कुछ कोहेसिव फोर्स दोनों रहती है। तो यहां पे अपनी एडहेसिव फोर्स के कारण क्या करेगा, वो इसको गीला करेगा, स्टिक करेगा और इसको पुल करने की कोशिश करेगा। तो पहले ग्लास प्लेट ऊपर है, हम अपने कंटेनर को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ही ग्लास प्लेट से वाटर लेवल छुएगा, फिर हम कंटेनर को क्या करने लग जाएंगे, नीचे करने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे हम कंटेनर को नीचे करेंगे ना, ये क्या करेगा, ग्लास प्लेट को ना स्टिक करके अपने साथ कनेक्ट करके नीचे करने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे ग्लास प्लेट नीचे जाएगी, ये जो बैलेंस है ये क्या होने लग जाएगा, ऊपर होने लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे वेट्स डालेंगे, वेट्स डालेंगे। और कब तक वेट डालेंगे, जैसे ही इन लोग दोनों का कांटेक्ट हट जाए। जैसे ही हम कंटेनर को ऊपर किए, वो उसके साथ कनेक्ट हुआ, फिर कंटेनर को नीचे करने लग जाएंगे। तो वो यहां से सरफेस टेंशन के कारण क्या करेगा, इसकी दो लेंथ में, एक सामने वाला हिस्सा जो हमको दिख रहा है, एक पीछे वाला, उसको पकड़ के क्या करने लग जाएगा, नीचे करने लग जाएगा लिक्विड इसको, ठीक है। हम तब तक वेट डालेंगे जब तक इन लोगों का कांटेक्ट टूट नहीं जाता, और जितना वेट हम डाले रहेंगे उसको हम मेजर कर लेंगे। तो ऐसे क्या पता चल जाएगी, हमें सरफेस टेंशन पता चल जाएगी किसी भी लिक्विड की। अलग अलग लिक्विड्स क्या देंगे, अलग अलग रिस्पॉन्स देंगे और अलग अलग वेट में वो डिटैच होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं थ्योरेटिकल वे में।
अ फ्लैट वर्टिकल ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट को हम लेंगे, बिलो विच अ वेसल फिल्ड विथ सम लिक्विड इज केप्ट। एक इसके नीचे क्या लिया है हमने, ब्लू रंग की वेसल लिया है जिसमें क्या है, कुछ लिक्विड फिल्ड है, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। और द प्लेट इज बैलेंस्ड बाई वेट ऑन दी अदर साइड, जो प्लेट है उसको हम क्या करके रखें, दूसरे साइड वाले वेट से हम क्या करके रखें, बैलेंस करके रखें। द वेसल इज रेस्ड स्लाइडली, वेसल को हम क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, अंटिल लिक्विड टचेस दी ग्लास प्लेट। कब तक हम वेसल को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, जब तक वो ग्लास प्लेट को टच नहीं करता है। एंड पुल्स इट डाउन, क्या करेगा उसको, फिर वो पुल करने लग जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण मॉलिक्यूल्स उसके साथ स्टिक होने लग जाएंगे और उसको हल्का सा नीचे खींचने लग जाएंगे। हल्का सा भी उसका लेवल फ्री सरफेस में आया तो फ्री सरफेस में क्या होती है, हमने देखा है सरफेस टेंशन के प्रीवियस वीडियो में कि नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो वही मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर भी एक्ट करने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। क्यों उसको पुल करेगा नीचे, सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, वेट्स आर एडेड, वेट हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे बाजू वाले बैलेंस में, टिल द प्लेट जस्ट डिटैच्ड फ्रॉम द वाटर, कब तक, जैसी प्लेट क्या हो जाएगी, वाटर से अलग हो जाएगी, तब तक हम उसमें वेट ऐड करेंगे और उसी वेट को हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट द एडिशनल वेट रिक्वायर्ड इज mg। इसका मतलब एक बार स्टिक कर दिया, वो नीचे लेके गए, अब उसके बाद डिटैच करने के लिए जितना वेट हमें रिक्वायर्ड चाहिए वो क्या हो रहा है, mg। mg क्या होता है, एक प्रकार का w ही होता है, w इज इक्वल टू mg होता है वेट निकालने के लिए। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, w बाई 2l। 2l क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो दो लेंथ को पकड़ेगा, एक ऐसे वाली और एक साइड वाली। यदि मैं एक लाइन को लेता हूं तो वो मिलके एक सरफेस टेंशन की लाइन बन जाएगी और साइड की दो लाइन मिलके एक लाइन बन जाएंगे। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w बाई 2l हो जाएगा। वेट को हम क्या लिख सकते हैं, mg, और 2l क्या होगा, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जितना भी वेट हम उसमें ऐड कर रहे हैं डिटैच करने के लिए, उससे हम सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या रहता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड रहता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सरफेस टेंशन कैलकुलेट करते हैं। वेयर m इज द एक्स्ट्रा मास, जो एक्स्ट्रा मास हम उसमें डाले हैं वो कुछ बैलेंस करने के लिए तो स्टार्टिंग से रहेगा ही, एंड l इज द लेंथ ऑफ द प्लेट एज। l क्या है, जो प्लेट है उसके एज की लेंथ है, उसके कोने की लेंथ, ठीक है। जैसे आपको यहां डायग्राम में दिख रही है, उसकी एक एज की लेंथ है, और दो लेंथ लेंगे क्योंकि एक लेंथ मिलके एक बन जाएगी सरफेस टेंशन जिसमें दोनों से टेंशन लग रही होगी, और इधर की लेंथ मिलके एक बन जाएगी, इसलिए हम दो लेंथ लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट मेथड देखा हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में देखते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। जब भी हम किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में फिल करते हैं ना, तो वो क्या करता है, उस कंटेनर में एंगल बनाता है। जैसे वाटर को हम किसी कंटेनर में फिल करेंगे ना, तो वो ऐसा कॉनकेव सरफेस बनाता है, मतलब दीवार की तरफ थोड़ा सा चढ़ता है और सेंटर में क्या रहता है, हल्का सा डाउन रहता है। मगर यदि हम मर्क्यूरी को फिल करेंगे ना किसी कंटेनर में या कैपिलरी ट्यूब में, तो ये एकदम साफ साफ देखने मिलता है। मर्क्यूरी को यदि हम किसी कंटेनर में फिल करेंगे तो वो ऐसा कॉन्वेक्स सरफेस बनाता है। कॉन्वेक्स सरफेस क्यों बनाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मर्क्यूरी की कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है। मर्क्यूरी अपने मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से पकड़ के रखता है। तो जो एकदम ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा उसका सरफेस कॉनकेव ही बनेगा, क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगा। जिसकी एडेसिव फोर्स ज्यादा होगी, मतलब वो किसी के सरफेस को ज्यादा गीला करेगा, मतलब जैसे हम बोले वाटर क्या करता है, किसी कहीं भी छुए तो गीला कर देता है, स्टिक कर देता है। तो यदि वाटर को देंगे तो वाटर क्या करेगा, कॉनकेव सरफेस बनाएगा। तो उसी के पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक एंगल बनाते हैं टेंजेंट लेके। वो एंगल से हमें समझ में आता है कि कैसा लिक्विड है, कॉनकेव बनाएगा कि कॉन्वेक्स सरफेस बनाएगा, वो चीज हम देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये भी क्या रहता है, एक प्रकार का सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड रहता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट विद अनदर मीडियम इज इन कर्व्ड शेप। तो जो सरफेस होता है लिक्विड का, किसी के साथ भी कांटेक्ट रहता है किसी दूसरे मीडियम के साथ, तो वो क्या बनाता है, एक प्रकार का कर्व्ड शेप बनाता है। जैसे मैंने बोला, कहीं भी फिल कर दें, कैपिलरी में तो और अच्छे से देखने मिलता है, कहीं भी फिल कर दे तो वो बनाता है। हम जनरली एक कंटेनर में रखते हैं तो हमें ऐसा शेप नहीं दिखता, क्योंकि वो कंटेनर बहुत बड़ा रहता है और जो वो एंगल बनाता है वो हमारे लिए विजिबल नहीं रहता है। बट यदि हम एकदम अच्छे से देखेंगे तो हमें वो चीज दिखती है, ठीक है। तो लिक्विड का जो सरफेस है उसको हम किसी भी चीज में फिल कर दे तो वो क्या बनाएगा, एक कर्व्ड शेप बनाएगा। द एंगल बिटवीन, अब ये क्या बताएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंगल क्या होगा, टेंजेंट लिक्विड सरफेस में जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एज
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इट इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं। ये एक डायग्राम शोन है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वाटर जो फील्ड है एक कंटेनर में, ये क्या बना रहा है, एक प्रकार का कॉनकेव सरफेस बना रहा है यहां पे, और यहां से जो हमारा एंगल बनता है, मतलब क्या होगी, सरफेस टेंशन फोर्स टेंशन के फॉर्म में रहेगी, आउटवर्ड जाएगी, तो इसके सरफेस में जो ये ऐसे फोर्स जा रही है सरफेस टेंशन, इसके साथ जो ये एंगल बन रहा है थीटा, यही क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। वाटर क्या बनाता है, कॉनकेव सरफेस बनाता है। मर्क्यूरी की यदि हम बात करें, ये क्या है, हमारा H2O। यदि हम मर्क्यूरी की बात करें, Hg की बात करें, तो मर्क्यूरी कैसा सरफेस बनाता है, कॉन्वेक्स सरफेस बनाता है, क्योंकि इसकी कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा रहती है। तो यहां पे थीटा क्या रहता है, 90 डिग्री से बड़ा रहता है। इस केस में यदि बात करें तो थीटा क्या रहता है, 90 डिग्री से छोटा रहता है। तो वो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा है, जहां के टेंजेंट से हमारा क्या पता चलेगा, एंगल, कहां कौन कौन सी चीज कांटेक्ट में है, यहां पे लिक्विड और क्या है, जो ये सॉलिड सरफेस है, ये दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। तो वही चीज वो अपने क्या बोला, डेफिनेशन में बोला, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस से टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जहां दोनों इंटरफेस मिल रहे हैं, एंड दी सॉलिड सरफेस, किसके बीच का एंगल है, वो लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच का, इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर, इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम इसके वैल्यू के बारे में बात करें, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर्स। तो जो इसकी पूरी वैल्यू रहती है थीटा की, वो क्या रहती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट। जो लिक्विड है उसका नेचर कैसा है, उसकी कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है कि एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग थीटा बनेगा। ठीक है, किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ। अब वो सॉलिड सरफेस भी चेंज होगा तो उसके हिसाब से भी, ग्लास रहा तो अलग बनेगा, प्लास्टिक रहा तो अलग बनेगा, मतलब हर के हिसाब से अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा। तो वो किस पे डिपेंड करता है, सॉलिड का नेचर कैसा है और लिक्विड का नेचर कैसा है। सॉलिड मतलब जिसमें वो फील्ड है, और लिक्विड मतलब जो फील्ड है। सेकेंड पॉइंट देखें, क्लीनिनेस पे भी वो डिपेंड करता है कि सरफेस कितना क्लीन है, क्लीनिनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि हम वाटर और क्लीन ग्लास के बारे में बात करें ना, यदि मैं एकदम क्लीन ग्लास ट्यूब में वाटर डालू ना, तो क्या होगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और यदि सरफेस यदि रफ रहा तो थीटा को क्या करेगा, वो चेंज करेगा। थर्ड देखें किस पे डिपेंड करता है, तो मीडियम अबव दी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो मीडियम लिक्विड के फ्री सरफेस के ऊपर है वो उस पे भी डिपेंड करता है। ये चीज कैसे, हम प्रीवियसली ये चीज देख चुके हैं कि सरफेस टेंशन क्या होती है, एक प्रकार की बाइनरी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, मतलब उसके सराउंडिंग में कौन सा फ्लूइड है वो उस पे भी डिपेंड करती है। एक तो उस लिक्विड हो गया, दूसरा क्या हो गया, सॉलिड जिस कंटेनर में वो है, जिसमें है वो, और थर्ड उसके ऊपर कैसा मीडियम है, यदि ऊपर एयर है तो चेंज होगा, यदि ऊपर कोई और गैस रही तो सरफेस टेंशन में क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मीडियम अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के फ्री सरफेस मतलब जो उसका तल रहता है, जिसको हम ऐसे ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर है कि क्या है, वो उस पर भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और फोर्थ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन के कारण ही एंगल बनता है, और टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। तो लिक्विड किस टेम्परेचर पे, उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज पे डिपेंड किया, टेम्परेचर, लिक्विड के ऊपर कैसा मीडियम है, एयर है कि कोई दूसरी गैस है, ठीक है, कितना जिस कंटेनर में हम उसको रखें वो कितना क्लीन है, और लिक्विड और सॉलिड कैसा है। तो ये चार चीजों पे क्या होता है, हमारा थीटा डिपेंड करता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब वो कैसा सरफेस बनेगा, कॉनकेव बनेगा कि कॉन्वेक्स बनेगा, वही। अब यहां से जैसे जैसे एंगल वेरी होते जाएगा, ये जो एंगल है यहां पे सरफेस टेंशन का, ये क्या होते जाएगा, वेरी होते जाएगा इन चार चीजों के साथ, जैसे जैसे ये चार चीजें चेंज होती जाएंगी। ठीक है, ये चार चीजें जैसे जैसे चेंज होंगी, जैसे जैसे लिक्विड चेंज होगा, ये थीटा सबके लिए क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, सेम ऐसी क्या बनता है, सरफेस बनता है हर एक कंटेनर में लिक्विड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल फॉर्म में देखते हैं कि हम कैसे बता सकते हैं कि थीटा कैसा बनेगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये सब चीजों के बारे में देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्रॉम ड्रॉपलेट्स ऑन दी लोटस लीफ एज शोन बिलो। यदि हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आप पानी की बूंद देखे होंगे किसी
लोटस की पत्ती के ऊपर, आप टीवी में भी ये सब चीजें देखे होंगे बहुत सारी जगह, और नॉर्मल भी देखे होंगे, तो वो पानी की बूंद एकदम स्पिरिकल रहती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर और उसका जो कांटेक्ट है जिस सरफेस के साथ, लोटस लीफ, वो क्या कर रही है, उसके ऊपर एक अलग इफेक्ट कर रही है, वाइल स्प्रेड्स ओवर एक क्लीन प्लास्टिक प्लेट। और आप देखे होंगे बहुत सारी जगह में जहां वाटर एकदम एनॉर्मसली फ्लो करने लग जाता है, इधर उधर स्प्रेड हो जाता है, पूरा फैल जाता है किसी पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर। जैसे आप एक क्लीन प्लास्टिक प्लेट के ऊपर वाटर की बूंद डालेंगे तो देखना पूरी वो फैल जाएगी, मगर वही बूंद एक लोटस की लीफ के ऊपर आप देखेंगे तो वो एकदम ड्रॉप बन के रहती है। आप बहुत सारी फोटोग्राफी में भी ये सब फोटोज देखे होंगे, तो वही डिपेंड करता है। आप बहुत सारा आपने रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल देखे होंगे कि आपके सामने कहीं पानी गिरा है एक अलग सरफेस में और वहां पानी तुरंत फैल जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एक तो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी के कारण, और वो कैसा सरफेस है वो उस पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। कंसीडर 3 इंटरफेशियल टेंशन। अब हम क्या करते हैं, तीनों चीजों को कंसीडर करेंगे, एक लिक्विड, अगला सॉलिड जिसमें वो रखा हुआ है, और उसके पास में जो मीडियम है उसमें। तो ये क्या बोल रहा है, 3 इंटरफेशियल टेंशन, मतलब हम 3 मीडियम में देखेंगे, लिक्विड, सॉलिड, एयर, तीनों मीडियम की हम बात करेंगे। एट ऑल दी 3 इंटरफेस सच एज, 3 टेंशन को हम क्या करेंगे, देखेंगे। कौन कौन सी टेंशन? फर्स्ट हमारी क्या रहेगी, एस एस ए। एस मतलब क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स बता रहा है। एस ए मतलब क्या होगा, सबस्क्रिप्ट में पहला एस मतलब सॉलिड और अगला मतलब एयर, तो एस एस ए क्या होगा, सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर। सॉलिड और एयर के बीच की क्या बताएगा, सरफेस टेंशन बताएगा। अकेले दोनों के बीच में सरफेस टेंशन नहीं होगी, जब उनके साथ वाटर रहेगा तब वो कांटेक्ट में आएगा और वो उनकी वाटर की सरफेस टेंशन की फोर्स को क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा, इसलिए हम सॉलिड एयर की भी ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम एस एल ए। एस मतलब सरफेस टेंशन, एल मतलब लिक्विड, सेकंड मतलब एयर, तो सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड और एयर। ये चीज तो होगी क्योंकि हमें पता है सरफेस टेंशन एक बाइनरी प्रॉपर्टी है, वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है कि उसके आसपास कैसा मीडियम है। फिर लास्ट वाला एस एस एल, एस सबस्क्रिप्ट में एस एल मतलब सॉलिड और लिक्विड, तो ये तो मेन चीज है, सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ये तो होगी ही होगी क्योंकि लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, किसी को वो स्टिक करता है, किसी को वो स्टिक नहीं करता, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच की 3 सरफेस टेंशन को हमने माना। ठीक है, अब हम डायग्राम देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं। यहां पे क्या होगा, एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि यहां पे वाटर की एक छोटी सी बूंद, या हम ड्रॉप बोल सकते हैं, लोटस लीफ के ऊपर रखी हुई है, तो वो क्या बनाएंगी, एकदम परफेक्ट स्फीयर बना रही है। मतलब ये वैसा सरफेस नहीं है जिसमें पानी फैल जाए, यहां पे क्या होगा, अच्छा उसको मतलब अपनी कोहेसिव फोर्स वो अच्छी स्ट्रॉन्ग करके रखेगा, सरफेस टेंशन उसकी स्ट्रॉन्ग रहेगी यहां पे, इसलिए ऐसा स्फीयरिकल बन जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे हम डायरेक्शन देखें तो ये वाला जो सरफेस टेंशन फोर्स होगी, स्फीयर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो टेंजेंट बनता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एस एल ए, मतलब सरफेस टेंशन लिक्विड और एयर के बीच में। ठीक है, ये वाला जो यहां पे टेंजेंट बन रहा है वो क्या है, सरफेस टेंशन किसके बीच में, सॉलिड और एयर के बीच में। ये वाली क्या हो जाएगी हमारी, सरफेस टेंशन सॉलिड और लिक्विड के बीच में। तो यहां पे क्या होगा, 3 सरफेस टेंशन की कंडीशन आएगी। सेम दूसरा वाला ऐसा केस जिसमें क्या हो रहा है, लिक्विड स्प्रेड हो जा रहा है, तो यहां पे भी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करेंगे, 3 टेंशन फोर्स देखेंगे। सरफेस टेंशन लिक्विड और एयर के कारण, जो एयर उसको इफेक्ट करेगी, इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ। सरफेस टेंशन किसके कारण, एस एल मतलब सॉलिड और लिक्विड के कारण, मेन वाली, और सरफेस टेंशन एस ए सॉलिड और एयर के कारण। ठीक है, तो ये डायग्राम हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक फोर्स को लेके क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तीनों इंटरफेस की हमने टेंशन कंसीडर करी, अब हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एट द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे कॉन्टैक्ट हो रहा होगा, एट द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट द सरफेस फोर्स बिटवीन 3 मीडिया मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। यहां पे क्या है, जो लिक्विड है वो मतलब जो लिक्विड का ड्रॉप है वो उसी पॉइंट पे है, एक जगह फैल गया है, एक जगह रुका हुआ है, बट फिर भी वो रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है, मतलब कहीं भी इधर उधर फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब जैसा है वो वैसी है, भले फैला हुआ है तो रुका हुआ है, और यदि ड्रॉप बन के है तो वो वैसी ही, तो मतलब इक्विलिब्रियम में हम बोलेंगे। ठीक है, रिजॉल्विंग एस एल ए मतलब सरफेस टेंशन लिक्विड और एयर के कारण इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वी हैव। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं एस एल ए को, तो यहां पे हम देखते हैं ये जो एस एल ए है, इस वाले डायग्राम को, इसको हम क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो एक वाली फोर्स कौन सी आएगी, यहां पे एक ऐसे आएगी, यदि मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, एस एल ए कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बना रही है, और इसी फोर्स का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, एस एल ए साइन थीटा।
इस फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसका जो ये वाला कंपोनेंट है एस एल ए कॉस थीटा, उसको हम प्लस कर देंगे एस एस एल से, मतलब सॉलिड लिक्विड के बीच की टेंशन में, और इक्विलिब्रियम में है, कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो ये दोनों जो फोर्सेस होंगी वो बराबर होंगी, किससे बताऊं, इस फोर्सेस के, मतलब सॉलिड एयर के बीच की जो टेंशन फोर्स होगी उसके बराबर होंगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में लिक्विड कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो ये दो फोर्स इक्वल टू ये फोर्स। ऐसे हम करके क्या करेंगे, एंगल निकाल लेंगे थीटा। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि हम कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम उसको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्विंग इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वी हैव एस एल ए कॉस थीटा, जो कैसे एक्ट करेगी, एक्ट अलोंग दी सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस के अलोंग एक्ट करेगी, मतलब उसके साथ। दूसरा क्या होगा, एस एल ए साइन थीटा, जो कैसे एक्ट करेगी, परपेंडिकुलर, एक्ट अलोंग दी परपेंडिकुलर टू दी सॉलिड सरफेस। ये क्या करेगी, सॉलिड सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। ठीक है, ऐसा होगी, फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि वो क्या बन रहा है, ऐसा डोम टाइप का शेप बन रहा है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, एज द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज एट रेस्ट, लिक्विड क्या है, रेस्ट में है, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री इंटरफेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो होगा ऑब्वियसली बात है, रेस्ट में है, तो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा, कहीं मूव तो नहीं कर रहा है। दस नेट फोर्स ऑन देम इज जीरो, तो जब इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये सारी जितनी भी उसमें टेंशन फोर्सेस हमने ली है उसका क्या होगा, सम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा है वो मॉलिक्यूल्स। सो द मॉलिक्यूल्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एस एस एल, मतलब किसके, सॉलिड और लिक्विड के बीच की टेंशन प्लस हो जाएगी क्या, एस एल ए कॉस थीटा से, और वो किसके बराबर हो जाएगी, टेंशन किसके बीच में, सॉलिड और एयर के इंटरफेस के बीच में। ठीक है, फिर से डायग्राम देखते हैं, इसका हमने एक कंपोनेंट ले लिया इस तरफ वाला, तो एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एस ए। ठीक है, वही चीज यहां पे हमने क्या लिखी, इक्वेशन में लिखी। ठीक है, तो इससे क्या बन गई, हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम यहां से क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू ले लेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू कैसे रहेगी, इसको हम पहले वहां माइनस में दे देंगे, तो एस एस ए माइनस क्या हो जाएगा, एस एस एल। ठीक है, और इसके पास है, इसको हम उसके नीचे दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, नीचे एस एल ए आ जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया हमें, cos थीटा की इक्वेशन मिल गई। अब ये इक्वेशन एकदम इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि थीटा कैसा एंगल बनाएगा अलग अलग चीज के बीच में। ठीक है, देखते हैं। तो अब हम केसेस के बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे थीटा होगा। तो फॉलोइंग केसेस अराइजेस, मतलब कैसे कैसे केस अराइज होंगे, इसमें फर्स्ट केस देखते हैं, हमारा केस 1 देखते हैं। यदि एस एस एल बड़ा हुआ एस एल ए से, मतलब सरफेस टेंशन किसके बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में बड़ी हुई, लिक्विड और एयर, मतलब सॉलिड और लिक्विड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से स्टिक करके रखे गए हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे को ग्रैब कर रहे हैं, और जो एयर जो उस पर इफेक्ट डाल रही है सरफेस टेंशन पे वो कम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब क्या है, एस एस एल क्या है, हमारा ग्रेटर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन को मैंने यहां पे रखा ताकि हम देख पाए, यदि एस एस एल क्या है, बड़ा है, यहां पे ये जो वैल्यू है टेंशन किसके बीच में, सॉलिड और एयर के बीच में, इसको हम क्या कर देंगे, एक प्रकार से फिक्स मान लेंगे, यहां हम एक प्रकार से कांस्टेंट मान लेंगे। इस वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उतना ज्यादा सॉलिड और एयर के बीच में सरफेस टेंशन नहीं आती, हम ये चीज देखें, मेन तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में ही होती है, तो इसको हम फिक्स कर देंगे। अब यदि ये वैल्यू बड़ी है, किससे, इससे बड़ी है, लिक्विड एयर इंटरफेस से सॉलिड एयर इंटरफेस का सरफेस टेंशन क्या है, बड़ा है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाली वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव से मैं कोई भी वैल्यू डिवाइड करूं तो मेरी वैल्यू, पूरी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। इसका मतलब जो मेरा cos थीटा है वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अब मेरा cos थीटा नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब जो थीटा होगा ना वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, 90 डिग्री से ऊपर कोई भी वैल्यू आप डाल के देखिए, 180 डिग्री, और 180 डिग्री से लेके cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, और 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो -0 से लेके वो कहां तक जाएगा, -1 तक जाएगा। बीच की कोई भी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, सारी वैल्यूज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब cos की सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, थीटा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। अब जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब जो मैंने एंगल आपको डायग्राम में दिखाया था वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली टू देमसेल्व्स। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के वो क्या होंगे, आपस में ज्यादा स्ट्रांगली क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड वीकली टू
these of solid, मतलब यदि थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, ये चीज क्या होती है कैपिलरी में बहुत काम आती है। यदि थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो लिक्विड क्या करेगा, अपने आप को एकदम अट्रैक्ट, मतलब अपने मॉलिक्यूल्स को वो एकदम पकड़ के रखे रहेगा, बाकी से कोई वो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इसका मर्क्यूरी का, मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा है यहाँ पे, आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखा है। तो एक प्रकार से हम एग्जांपल ले सकते हैं मर्क्यूरी का, मगर मर्क्यूरी का एंगल और अलग अलग आता है अलग अलग केस में, मगर वो 90 डिग्री से हमेशा बड़ा ही रहता है। तो लिक्विड क्या करेगा, खुद को वो बहुत ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखे रहेगा, उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग रहेगी, मतलब कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग रहेगी, और वीकली अट्रैक्ट करेगा किसी सॉलिड के साथ। सिंपल, जैसे हम मर्क्यूरी को हाथ में ले ले तो वो एकदम स्फीयर ही बना हुआ रहता है, ठीक है। सेकंड, इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत सारी एनर्जी वो कॉस्ट करेगा टू क्रिएट ए लिक्विड सॉलिड सरफेस, मतलब यदि उसको किसी सरफेस में फैलना है तो उसके लिए उसको बहुत सारी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट करनी पड़ेगी, मतलब बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे, यदि हमें सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बनाना है तो, मतलब हम चाहते हैं कि वो फैल जाए तो उसके लिए। सेकंड हम देखें, लिक्विड डज नॉट वेट दी सॉलिड, मतलब वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो वो किसी को भी गीला नहीं करेगा। वाटर की वीक होती है इसलिए वो सबको गीला कर देता है, मर्क्यूरी नहीं करता क्योंकि उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस कारण क्या होगा, वो किसी सरफेस को क्या करेगा, वेट भी नहीं करेगा। ऐसा किस केस में होगा, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और कॉस की वैल्यू पूरी नेगेटिव है और सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की सरफेस टेंशन क्या हो, ज्यादा हो। ऑब्वियस ही बात है यहां पे सॉलिड लिक्विड की बात कर रहा है, मतलब हमें समझ देख सकते हैं कि लिक्विड की सरफेस टेंशन सॉलिड से क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट केस ये वाला आया, जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। सेकंड केस देखते हैं, इस केस में क्या होगा, छोटा होगा। देखते हैं सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस में यदि सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की सरफेस टेंशन छोटी हुई लिक्विड एयर से, ठीक है, मतलब एयर अच्छा खासा इफेक्ट दे रही है, तो यहां पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये छोटी है, इसका मतलब क्या होगा, कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसकी तो हम एस सरफेस और मतलब सॉलिड और एयर के बीच की जो टेंशन है उसको तो हम फिक्स कर दिए हैं, ये वैल्यू क्या हुई, छोटी हो गई। किससे छोटी हो रही है, इससे, लिक्विड एयर इंटरफेस, मतलब एयर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है यहां पे, तो ये वैल्यू क्या है, छोटी हो गई, मतलब कुल मिला के ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू स्मॉल हो गई, तो कुल मिला के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू को मैं किसी से भी डिवाइड करूं, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। अब कॉस कब पॉजिटिव आता है, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तभी कॉस पॉजिटिव आता है। आप कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, और उसके बाद कहां तक जाता है वो, 90, cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब 1 से लेके 0 के बीच में पूरी पॉइंट्स की वैल्यू रहेगी, मगर सब क्या रहेगी, सब पॉजिटिव रहेगी, मतलब एक्यूट एंगल बनाएगा, जो सरफेस टेंशन ऐसा बना रहा था जो अभी हमने डायग्राम में देखा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू दोज ऑफ सॉलिड्स, मतलब क्या करेगा, लिक्विड वेट करने लग जाएगा, एडेसिव फोर्सेस उसकी ज्यादा हो जाएगी, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स, मतलब वो कंटेनर से क्या करेगा और उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, जिस भी कंटेनर में उसको रखेंगे हम उस लिक्विड को, एंड वीकली अट्रैक्टेड टू देमसेल्व्स, मतलब उसके आपस की फोर्सेस क्या होंगी, बहुत कम होगी, आपस में मॉलिक्यूल्स अपने आप को पकड़ के एकदम अच्छे से नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट कॉस्ट लेस एनर्जी टू क्रिएट ए लिक्विड सॉलिड सरफेस, मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं लगेगी, जहां डालेंगे वो तुरंत फैल जाएगा, मतलब बहुत कम एनर्जी लगेगी, कॉस्ट लेस एनर्जी। यदि हम उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस डेरिवेशन में हम एक फिल्म को स्ट्रेच कर रहे थे, वर्क डन कर रहे थे उसके ऊपर, यहां पे बिल्कुल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत कम एनर्जी वो लेगा सॉलिड लिक्विड सॉलिड सरफेस या इंटरफेस बनाने के लिए। लास्ट पॉइंट देखते हैं, द लिक्विड वेट्स दी सॉलिड, मतलब वो क्या करेगा, उसको गीला कर देगा। सिमिलर केस इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम वाटर का एंगल भी 90 डिग्री से छोटा होता है, जो वो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम क्या करते हैं, कैपिलरी के बारे में देखते हैं, क्योंकि वहां पे जो कैपिलरी का एक्सप्रेशन होता है, वहां पे हम थीटा देख के ये चीज बता सकते हैं कि कैपिलरी फॉल होगा कि कैपिलरी राइज होगा, ये चीज हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये वाले लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वाला लेक्चर जो इसी के साथ आएगा उसमें हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम प्रेशर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे किसी लिक्विड ड्रॉपलेट, एयर बबल या सोप बबल के अंदर हम एक्सेस प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं, और कैपिलरी एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।